हेलो एवरीवन। बेटा आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एंड प्रोफेशन का क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। काफ़ी बच्चों की एक डिमांड आ रही थी कि सर बिजनेस एंड प्रोफेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी लेंथी भी होते हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि उसको कैसे स्टार्ट करें कैसे एंड करें। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए बनाया जा रहा है जो बिजनेस एंड प्रोफेशन के क्वेश्चंस में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा आपको एक सिस्टमेटिक तरीका देने की जिससे आप बीएनपी का क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपके ही मॉड्यूल से लिया है, पेपर नंबर 7 से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को करना कैसे होता है उसके कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा और उसको करने का एक सिस्टमेटिक वे आपको बताऊंगा जिससे आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे और आपका क्वेश्चन आसानी से पूरा हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कि उसमें हमें क्या दे रखा है और हमसे क्या पूछा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये आप ध्यान रखें कि आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है और ये आपको मिलेगा कहाँ। ये आपको क्वेश्चन की या तो फर्स्ट लाइन में मिल जाएगा और या क्वेश्चन की लास्ट लाइन में मिलेगा। तो इसलिए क्वेश्चन की फर्स्ट और लास्ट लाइन को बड़े ही ध्यान से आप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। मिस्टर सुनील ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये प्रैक्टिसिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आगे बताऊंगा क्यों। ही ऑल्सो रन ए प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट, हिज बैंक अकाउंट, हमें क्या दे रखा है, बैंक अकाउंट दे रखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सारी चीजें दे रखी है, जो रिसिप्ट हुई वो दे रखी है और जो पेमेंट हुआ वो दे रखा है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अभी आपको नहीं पढ़नी है, आपको लास्ट टाइम पढ़नी है। कंप्यूट द ग्रोस टोटल इनकम, काम की बात ये रही। क्या पूछा है आपसे, ग्रोस टोटल इनकम। तो ऐसे क्वेश्चन तीन तरीके के हो सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो पॉइंट हम बोल रहे हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो तीन तरीके के क्वेश्चन टोटल हमारे पास यहाँ पे हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा, जिसमें ओनली बीएनपी की इनकम पूछी हो कि बीएनपी की इनकम निकाल के दो, तो आपको बाकी हेड से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ बीएनपी की इनकम कैलकुलेट करनी है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है जब आपको जीटीए पूछी हो, तब आपको सभी हेड्स की इनकम निकालनी होगी, पर डिडक्शंस का ध्यान नहीं रखना है क्योंकि जीटीए में डिडक्शन लेस नहीं होती है। और तीसरा आपको पूछा होगा टोटल इनकम। अगर आपको टोटल इनकम पूछा है तो आपको सब कुछ करना है जिसके अंदर आपको सारे हेड्स की इनकम जोड़नी है और डिडक्शन को भी लेस करना है। ठीक है, तब जाके आपकी टोटल इनकम आएगी। टैक्स लाइबिलिटी का क्वेश्चन होगा तो फिर वो असेसमेंट वाले क्वेश्चन में चला जाएगा। टोटल इनकम के साथ मैं जोड़ देता हूँ। चलो, अगर टैक्स लाइबिलिटी का भी क्वेश्चन होता है तो भी हमें इसी तरीके से आगे बढ़ना है, बस टैक्स निकालने का पॉइंट एडिशनल हो जाएगा। ओके, अब सवाल ये है कि इन तीनों क्वेश्चन में बीएनपी की इनकम कैसे फाइंड आउट होगी। बाकी हेड की इनकम तो सर हमें निकालनी आती है, ये बीएनपी की इनकम कैसे फाइंड आउट होगी, तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ बीएनपी की बात करूंगा, बाकी हेड की बात एक बार मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो आपको पता है। दूसरा पॉइंट, अब बेटा जब हम बीएनपी की इनकम निकाल रहे हैं तो आपने एक सेक्शन पढ़ा हुआ रहता है, सेक्शन 29। इसकी बात करता है मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ बीएनपी इनकम। ठीक है, दो मेथड आपने पढ़ रखे होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो ये पता नहीं लगा पाते कि कौन से क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड यूज करना है और कौन से में इनडायरेक्ट मेथड यूज करना है। वो सिर्फ जो क्वेश्चन का आंसर दे रखा होता है बुक में उसके हिसाब से देख लेते हैं कि हाँ भाई चलो इन्होंने इनडायरेक्ट कर रखा है इनडायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट कर रखा है डायरेक्ट कर दो। तो पहले ये समझो बेटा, देखिए इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हमें प्रॉफिट को एडजस्ट करना है, प्रॉफिट में एड और लेस करना है। तो अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है
तो डेफिनेटली आप इनडायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं और वो आपके लिए काफ़ी शॉर्ट भी रहेगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है तो भी क्या आपको सरप्लस या डेफिशिएंसी दे रखी होगी, प्रॉफिट दे रखा होगा, तो आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए आप इन दोनों ही सिचुएशन में इनडायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर अगर क्वेश्चन में आपको कैश अकाउंट दे रखा है एसएससी का, तो क्या उसमें आपके पास प्रॉफिट होगा? नहीं, उसमें आपके पास प्रॉफिट नहीं होगा। और जब आपके पास प्रॉफिट नहीं होगा तो आप इनडायरेक्ट मेथड में उसको एडजस्ट कैसे करेंगे? ठीक है, तो आपको कौन सा मेथड लगाना चाहिए? डायरेक्ट मेथड लगाना चाहिए। दूसरा, आपको बैंक अकाउंट दे रखा हो, बैंक अकाउंट दे रखा है तो उसमें भी आपके पास प्रॉफिट नहीं होगा, तो आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना चाहिए। और तीसरा, आपको दे रखा हो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसमें भी सारी रिसिप्ट और सारे पेमेंट लिखे हुए रहेंगे, उसमें भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, तो वहां पे भी बेटा आपको डायरेक्ट मेथड का यूज करना चाहिए। दैट मीन्स अगर आपको क्वेश्चन में कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा हो तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट मेथड का यूज करना है। और अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा हो तो आपको इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारी दूसरी ट्रिक है, दूसरा पॉइंट है। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि सब मेथड ऑफ अकाउंटिंग, एक मेथड ऑफ अकाउंटिंग का और क्वेश्चन आता है, क्या वो भी यही है? नहीं, पहले ये ध्यान रखिए, मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज डिफरेंट एंड मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम इज डिफरेंट। बीएनपी इनकम निकालने के दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जबकि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के दो मेथड होते हैं, जिसमें पहला मेथड होता है केस बेसिस और दूसरा होता है अक्रूवल बेसिस। ठीक है, ये हमने सेक्शन 145 में पढ़ा हुआ है अगर आपको याद है, जिसमें इनकम टैक्स ये कहता है कि साहब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप केस बेसिस पे अकाउंट रख रहे हो तो कोई बात नहीं, आप टैक्स भी केस बेसिस पे दे दो। ठीक है, और अगर आप अक्रूवल बेसिस पे अकाउंट रख रहे हो तो आप टैक्स भी अक्रूवल बेसिस पे दे दो। समझ गया? तो इसका मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस पे भी अकाउंट रख रहे हो, बस अगर आप केस बेसिस पे रख रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिर्फ उन्हीं इनकम पे टैक्स देना है जो रिसीव हो गई है और उन्हीं खर्चे की छूट मिलेगी जिनका पेमेंट हो गया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और अक्रूवल बेसिस पे चल रहे हैं तो फिर पेमेंट और रिसिप्ट से फर्क नहीं पड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे? अक्रूवल बेसिस पे उसको टैक्सेबल करेंगे। आगे बात समझ में? तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है। ओके, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है कि भाई अगर केस बेसिस पे अकाउंट रखे हैं तो उन्हीं इनकम को टैक्सेबल करना है जो रिसीव हुई है, उन्हीं खर्चों को अलाउ करना है जिनका पेमेंट हुआ है। और जबकि अक्रूवल बेसिस पे है तो पूरे पीरियड में जो भी इनकम हुई है, ठीक है, पूरे प्रीवियस ईयर में जो इनकम हुई है उसको टैक्सेबल करना है और जो एक्सपेंसेस हुए उनको अलाउ करना है। ओके, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो जाता है। मैं एक बार रिपीट कर दूं, पहला पॉइंट ये है कि हमें पूछा क्या है एग्जाम में, क्या हमसे सिर्फ बीएनपी की इनकम पूछी है, ठीक है, क्या हमसे जीटीआई पूछी है और क्या हमसे टोटल इनकम पूछी है, ये हमें पहले माइंड में होना चाहिए क्योंकि अकॉर्डिंगली हमारा प्रेजेंटेशन होगा। फिर सेक्शन 29 में हमें ध्यान देना है कि डायरेक्ट मेथड बीएनपी के लिए लगाना है या इनडायरेक्ट मेथड लगाना है। ठीक है, ये मैंने मेथड की जगह टेक्स्ट लिख दिया इसमें। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड लगाना है। अगर कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा हो तो आप डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा हो तो आप क्या लगाएंगे? इनडायरेक्ट मेथड लगाएंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने कैसे मेंटेन किए हैं वो सेक्शन 45 में बताया गया है। केस बेसिस पे किया है तो इनकम भी केस बेसिस पे टैक्सेबल कर दो, और अक्रूवल बेसिस पे किया है तो इनकम भी अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई होप ये बातें आप समझ लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाएगी। चलिए,
अब हम चलते हैं आगे कि सब अक्रूवल बेसिस और केस बेसिस तो समझ में आ गया, पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को थोड़ा और डिटेल में बताइए। तो चलिए इनको मैं डिटेल में और बता देता हूँ। एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आपको ये नोट करना हो तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन लेके आगे बढ़ूंगा। अगर आपको ये नोट करना है कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा बेटा। ओके, लिख लिया। चलिए, तो देखिए क्या कहा है कि सुनील एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है और हमें उनका बैंक अकाउंट दे रखा है। हमसे पूछा है जीटीआई और आगे लिखा है अज्यूमिंग ही मेंटेन अकाउंट ऑन केस बेसिस। तो जो 3 बातें मैंने आपको बताई वो तीनों बातें देखिए हमने हाईलाइट कर ली है। पहली बात ये कि हमसे जीटीआई पूछा है, दूसरी बात ये कि हमें बैंक अकाउंट दे रखा है तो हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा, और तीसरी बात कि ये अपने अकाउंट केस बेसिस पे मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इम्पैक्ट बताऊंगा कि इनका इम्पैक्ट क्या होता है। इसका इम्पैक्ट हो गया कि हमें डायरेक्ट मेथड यूज करना है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट हो गया कि हमें 500 हेड की या जो जितने भी हेड हैं उन सब की हेड की इनकम कैलकुलेट करनी है। और इसका इम्पैक्ट हो गया कि हमें आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड इनका कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि केस बेसिस पे अगर हम रख रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं की बात होगी जो एक्चुअल में पेमेंट हो चुका है या रिसिप्ट हो चुकी है। समझ गए बात को? तो आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड का हमें कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं करना है। ये तीनों का इम्पैक्ट मैंने आपको बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन कैसा होगा और करने का तरीका क्या होगा। जब आप डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं बेटा, सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे। कोई भी मेथड आप यूज करें सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे, क्या, कंप्यूटेशन ऑफ, क्या पूछा है आपसे, जीटीआई, तो आप यहाँ पे जीटीआई लिखेंगे। अगर टोटल इनकम पूछते तो आप टोटल इनकम लिखेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सुनील फोर असेसमेंट ईयर का यूज आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए 1920 है प्रीवियस ईयर, तो असेसमेंट ईयर हो जाएगा 2021। ओके, अब हमें यहाँ पे एक टेबल बना लेनी है 2 कॉलम की। इसमें एक कॉलम अमाउंट के लिए रहेगा तो उसको आप छोटा रखेंगे, और एक कॉलम पर्टिकुलर्स के लिए रहेगा तो आप उसको बड़ा रख सकते हैं। ओके, अब देखिए, क्योंकि हमसे ग्रोस टोटल इनकम पूछी है, इसका मतलब हमें 500 हेड की इनकम निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहला हेड क्या होता है हमारा, सैलरी हेड होता है। जनरली पीएनपी के क्वेश्चन में सैलरी हेड की इनकम नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप बिजनेस भी कर रहे हैं और आप जॉब भी कर रहे हैं। ठीक है, कोई एक्सेप्शनल केस में कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा हो तो हो सकता है, पर मोस्टली ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहला है सैलरी, उसकी इनकम हमें नहीं मिलेगी। फिर भी आप चाहो तो रिसिप्ट आइटम में देख लो क्या आपको कोई सैलरी रिसीव हुई है। अब कह रहे हैं नहीं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा हेड हमारा आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो उसके लिए आप देखेंगे कि क्या रिसिप्ट साइड में आपको कोई रेंटल इनकम दे रखी है क्या। ऑडिट फीस, सीए के लिए ऑडिट फीस कौन से हेड की इनकम है बेटा, डीएनपी की। इनकम फ्रॉम अदर प्रोफेशनल इनकम, ये भी डीएनपी की इनकम है। आप चाहें तो ऐसे क्लासिफाई भी कर सकते हैं, और अदरवाइज आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। कोचिंग फीस, अब देखिए कोचिंग फीस यहाँ पे लिखा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करते हैं, पर जनरली क्या होता है, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को दूसरा काम करना अलाउड नहीं होता है। तो ये जो काम कर रहे हैं ये इनके लिए अदर सोर्स में है। इनका जो मेन एक्टिविटी होगा वो क्या होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस करना, इसलिए हम इसको अदर सोर्स में लेंगे। ठीक है, अगर ये प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते तो हम इसको मेन बिजनेस में ले सकते थे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनकम अदर सोर्स का पार्ट हो जाएगा। एग्जामिनर फीस, ये भी अदर सोर्स का पार्ट हो जाएगा। रेंट प्रॉपर्टी, यस, ये आ जाएगा यहाँ। तो रेंटल प्रॉपर्टी हमें मिल गया है, तो हम लिखते हैं एचपी इनकम, ये तो आप लगा देंगे हेडिंग। ठीक है, और यहाँ से इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे रेंट, कितना दे रखा है बेटा रेंट, 5,000 रुपये। आप इसको इनर कॉलम में ही लिखें, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। हर हेड की इनकम के जो पर्टिकुलर्स है वो आप इनर कॉलम में लिखें, और जो फाइनल इनकम है उसे आप आउटर कॉलम में लिखें। तो 5,000 रुपये, क्या कोई
स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट या म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है आपको, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देख लीजिए। नहीं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं दे रखी है। तो जब बेटा ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है तो यही हमारे लिए जीएबी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें से हम लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स। तो देखिए पेमेंट साइड में कोई म्युनिसिपल टैक्स है क्या? ये रहा म्युनिसिपल टैक्स ऑन प्रॉपर्टी 800 रुपये, तो लेस कर दूं म्युनिसिपल टैक्स 800 रुपये, तो ये मेरी निकल के आती है बेटा एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, अब इसमें से हम दो डिडक्शन लेस करते हैं। पहला 24A सेक्शन में करते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि एनएवी का 30% होती है, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन करते हैं। तो पहले 30% कर दीजिए, ये हो जाएगा 1260 रुपये। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन देख लीजिए यहाँ पे है क्या कोई पेमेंट में, कोचिंग एक्सपेंसेस, पर्सनल मेंबरशिप, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देख लीजिए। नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दे रखा है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। बस आप यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे तो ये आपकी एचपी की इनकम निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो लेस कर दीजिए, कितना आता है ये 2940 आएगा। देखो 2940 आता है। ओके, आई होप क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हेड कौन सा आता है बेटा हमारा, बीएनपी इनकम। मेन चीज हमारी यहाँ पे निकल जाती है। हमें पता है कि हमें डायरेक्ट मेथड लगाना है, और डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सारी बिजनेस की इनकम माइनस सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस। तो पहले आप बिजनेस की इनकम लिखना स्टार्ट करेंगे। बिजनेस की इनकम क्या है, ऑडिट फीस बिजनेस की इनकम है, बिल्कुल। तो आप लिख देंगे ऑडिट फीस, कितना मिला है 2 लाख रुपए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 लाख। इनकम फ्रॉम अदर प्रोफेशनल वर्क, ये भी बीएनपी की इनकम में आ जाएगी, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 1 लाख रुपए। ठीक है, बाकी जितनी इनकम है सारी अदर सोर्स की इनकम है, इसलिए दो ही इनकम ऐसी हैं जो इस हेड के अंदर आएगी। चलिए लेस करते हैं, तो एक्सपेंसेस साइड में आ जाइए। कौन कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो बिजनेस से रिलेटेड? पहला है ऑफिस एक्सपेंसेस, बिजनेस से रिलेटेड है क्या? बिल्कुल है। 4 कंडीशन आपको मैंने बताई हुई है। Expenses should be related to business, should be revenue in nature, should be incurred in previous year, or should not be personal in nature. ठीक है, नेक्स्ट ये हमने ट्रीट कर लिया है, ये हमने ट्रीट कर लिया है। कोचिंग एक्सपेंसेस अदर सोर्स की इनकम से रिलेटेड है तो अदर सोर्स में जाएंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, मेंबरशिप एक्सपेंसेस सीए के काम से रिलेटेड है तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो आप लिख लीजिए मेंबरशिप एक्सपेंसेस कितने हैं 500। ठीक है, ध्यान रहे हम सिर्फ वही एक्सपेंसेस ले रहे हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है या प्रोफेशन से रिलेटेड है। लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल चीज है तो यहाँ नहीं आएगी। इनकम टैक्स पर्सनल होता है तो यहाँ नहीं आता है। आपको बताया हुआ है डायरेक्ट टैक्स सारे डिसअलाउड होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स अलाउड होते हैं। ठीक है, मोटर कार परचेज नहीं आएगा क्योंकि कैपिटल नेचर का खर्चा है। ठीक है, ये कैपिटल नेचर का खर्चा है इसलिए यहाँ पे कवर नहीं होगा। ठीक है, मोटर कार के एक्सपेंसेस, यस मोटर कार के एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो मोटर कार के एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाएंगे, तो अब देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। मोटर कार एक्सपेंसेस मैंने यहाँ लिखा, पर आप अमाउंट नहीं लिखेंगे इस बात के लिए। ठीक है, अब आप देखेंगे कि क्या इससे रिलेटेड कोई जानकारी है। ठीक है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए क्या कोई जानकारी दे रखी है इससे रिलेटेड। मोटर कार 20% ऑफ मोटर कार एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशन, मतलब जो मोटर कार है वो 20% प्रोफेशन में काम में आती है और 80% जो आती है वो पर्सनल काम में आती है। ठीक है, 80% जो होती है पर्सनल काम में आती है और 20% किस में आती है प्रोफेशनल काम में आती है। तो इसका मतलब जितना एक्सपेंसेस हुआ है हम उसका 20% ही अलाउ करेंगे। तो कितना हो जाता है एक्सपेंसेस का अमाउंट देख लीजिए, 10,200 का 20%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2040। ठीक है, अच्छा एक कंफ्यूजन आपके माइंड में यहाँ पे और आ सकता है
कि सर नीचे क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हमें कैसे पता होगा। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको ये लगता है कि किसी एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग नीचे इन्फॉर्मेशन है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करें, एक बार हाईलाइट कर ले कि नीचे किन किन चीज़ों से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जैसे कार से रिलेटेड है, डेप्रीशिएशन दे रखा है, वो भी कार की ही बात है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग फीस दे रखी है, जिसका हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि हम केस बेसिस फॉलो कर रहे हैं, तो आउटस्टैंडिंग फीस से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आउटस्टैंडिंग फीस पुराने ईयर की, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूड 2000 incurred ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19। ऑफिस खर्चों में 2000 के खर्चे ऐसे हैं जो पुराने ईयर से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ऑफिस खर्चों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, हमने ऑफिस खर्चे पहले ही लेस कर दिए, तो एक बार देख लेते हैं इसका एडजस्टमेंट, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूड पेमेंट ऑफ 2000 incurred ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19। 18-19 में 2000 के ऑफिस के खर्चे हुए, पर उनका पेमेंट आज हुआ है, इसलिए वो आज के पेमेंट में लिखे हुए हैं। तो मुझे बताओ, जब ये बंदा केस बेसिस पे अकाउंट फॉलो कर रहा है, तो क्या 18-19 में इसने उन 2000 की छूट ली होगी? नहीं, नहीं ली होगी। क्यों? क्योंकि पेमेंट ही नहीं हुआ था, और जब पेमेंट नहीं हुआ था तो इसने अलाउ भी नहीं हुआ होगा इसको। आज उसका पेमेंट हो रहा है तो वो आज अलाउ हो जाएगा, इसलिए पूरे 18,000 रुपये लेस हो जाएंगे, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हमने ध्यान में रख लिया है। ये दो हमारे काम की नहीं है, और ये जो दो है स्टार्टिंग की, ये कार से रिलेटेड। पहला कार के एक्सपेंसेस की बात की, तो हमने 20% काम में ले लिया है। दूसरी बात होगी कार के डेप्रिसिएशन की, वो हम आगे बात करेंगे। पहले हमारी लिस्ट में देख लेते हैं, इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी। एचपी का खर्चा है, पर एचपी में हम स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देते हैं, बाकी किसी खर्चे को लेस नहीं करते हैं, इसलिए हमारे लिए इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, और बाकी बैलेंस कर देते हैं। मतलब हमने एक्सपेंसेस साइड को आराम से देख लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे पॉइंट हमने एडजस्ट कर दिए हैं, सिवाय एक पॉइंट। हमने कार परचेज करी 1,80,000 रुपए की, हमने उसको लेस नहीं किया क्योंकि वो कैपिटल नेचर का है, पर डेप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए उसको। कैपिटल नेचर का हम कोई खर्चा करते हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन तो मिलता है, तो वो हमें मिल जाएगा। 1,80,000 पे कितना डेप्रिसिएशन लगता है? 15%, जो कि होता है 27,000, नीचे लिखा हुआ भी। क्योंकि कार 20% ही बिजनेस यूज में आती है, तो डेप्रिसिएशन भी 20% ही हमें अलाउ होगा, तो 27,000 का 20% हो जाएगा 5,400। दैट्स इट, ये आपका बीएनपी का टोटल आ जाएगा। देखिए कितना आसान है बीएनपी इनकम निकालना। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, अगर आप डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले आप इनकम साइड में जाइए, कौन कौन सी इनकम आपकी बीएनपी से रिलेटेड है उनको मार्क करिए। दो ही इनकम है। फिर आप एक्सपेंसेस में जाइए, कौन से एक्सपेंसेस बिजनेस से रिलेटेड है? ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, म्यूनसिपल नहीं है, कोचिंग एक्सपेंसेस नहीं है, पर्सनल नहीं है, मेंबरशिप फीस है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है, मोटर कार पे डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, मोटर कार के एक्सपेंसेस आ जाएंगे, इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी नहीं आएगा। तो मतलब जो मैंने हाईलाइट किए हैं सिर्फ वही चीज़ें बीएनपी की इनकम में इफेक्ट करेगी। अब उनके रिगार्डिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है वो आप देख लेंगे, तो लिखा हुआ 20%, तो वो यहाँ पे आपके काम आ जाएगा कि तब 20% ही हमें खर्चा अलाउ करना है। ठीक है, आगे लिखिए आउटस्टैंडिंग फीस की बातें, जो कि केस बेसिस में कोई मायने नहीं रखती है। पिछले साल का इस साल मिला तो इस साल टैक्सेबल है, इस साल का अगले साल मिलेगा तो अगले साल टैक्सेबल होगा, इसलिए हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत इसमें नहीं। लास्ट लिखा था ऑफिस के खर्चे पुराने थे जो आज पेमेंट हुए हैं, तो वैसे भी हम पेमेंट बेसिस पे अलाउ कर रहे हैं, इसलिए हम इस साल उसको अलाउ कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई होप आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि बीएनपी की इनकम में कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक बार टोटल कर लीजिए इसका, कितना आ रहा है बीएनपी की इनकम का। तो ये आ रहा है 274,060, ये आ रहा है 274,060। नेक्स्ट चलते हैं कैपिटल गेन। क्या कैपिटल गेन की कोई इनकम है? कोई प्रॉपर्टी बेची है हमने, कैपिटल एसेट नहीं, तो कैपिटल गेन लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट हमारा सोर्स होता है बेटा अदर सोर्स। अदर सोर्स की इनकम है, तो यहाँ आइए, कोचिंग फीस सबसे पहले लिखा है, कोचिंग फीस तो आप भी लिख दीजिए। कोचिंग फीस कितनी मिली है? कोचिंग फीस 1,200 रुपये, तो 1,200 रुपये लिख दीजिए। क्या कोचिंग फीस को कमाने के लिए कोई खर्चा किया गया है? तो एक्सपेंसेस साइड में आप देखेंगे
स्टार्टिंग से चलिए, देखिए ये आइटम है जिसका हमने ट्रीटमेंट नहीं किया, कोचिंग एक्सपेंसेस। अब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे लेस कर दीजिए। कोचिंग एक्सपेंसेस कम कर दिया हमने 800, तो इनकम बची 400 रुपये। कई बच्चों के मन में एक सवाल होता है कि क्या सर अदर सोर्स की इनकम में भी हम खर्चे लेस करते हैं? बिल्कुल बेटा, इनकम तभी निकलती है चाहे वो किसी भी सोर्स की हो, जब इनकम में से आप खर्चे लेस कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो 400 रुपये की इनकम हमारी यहाँ हो जाती है। आगे देखते हैं, ये हमने ट्रीट कर लिया। देखो जो आइटम मैं ट्रीट कर लेता हूँ मैं उसके आगे क्या कर देता हूँ, टिक मार्क लगा देता हूँ, जिससे ये हमें कंफ्यूजन ना हो कि हमने इसका ट्रीटमेंट पहले किया है या नहीं। कोई आइटम रहेगा नहीं पर एग्जाम में आपको लगाना अलाउ नहीं है, तो आप ध्यान रखें उसका। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लो जी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 2000 रुपये। क्या इस 2000 से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस दे रखा है? नहीं, हमें कोई एक्सपेंसेस नहीं दे रखा, और वैसे भी सारे एक्सपेंसेस को हमने ट्रीट कर लिया है, तो ये पूरे 2000 रुपये टैक्सेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखा है एग्जामिनर फीस, तो वो भी हम यहाँ लिख देते हैं, कितनी? 1000 की। तो टोटल मिला के 3400 रुपये की अदर सोर्स की इनकम भी आपकी हो गई, और आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ग्रोथ टोटल इनकम, सारे हेड्स की इनकम जोड़ दीजिए, सेट ऑफ कोई है नहीं, क्लबिंग कोई है नहीं, तो यही आपकी ग्रोथ टोटल इनकम हो जाएगी। तो देख लीजिए वो टोटल कितना आ रहा है। टोटल आ जाएगा 2,80,400। ठीक है, ये रही आपकी टोटल इनकम। किसी के कोई डाउट है तो बोल। देखिए पता है मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम है कि हम इतना बड़ा क्वेश्चन देख के उसकी इतनी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख के घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्वेश्चन हमसे क्या पूछने वाला है। ऐसा क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे, डोंट वरी, आपको सब आता है क्योंकि आपने सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं। जरूरत है तो बस उसको रिलैक्स होके पढ़ने की, और एक एक पॉइंट आप करते जाइए। आप जब एचपी की इनकम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो तब आप बाकी हेड के बारे में ना सोचें, तब आप सिर्फ एचपी के बारे में सोचें। जब बीएनपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो सिर्फ बीएनपी के बारे में सोचें, और अदर सोर्स के टाइम पे सिर्फ अदर सोर्स के बारे में सोचें। आपका क्वेश्चन डेफिनेटली सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। चलिए देखते हैं, एक इनडायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन और मिल जाए तो वो और करवा देता हूँ, क्योंकि उसको करने का तरीका डायरेक्ट मेथड से थोड़ा सा अलग होता है। मैं फिर कह दूं आपको, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड की कैलकुलेशन करने का तरीका भी थोड़ा सा चेंज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 और कर लेते हैं, क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेथड के से डील करता है। ठीक है, तो उसको और करवा देता हूँ तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पहले वही तीन बातें जान लेते हैं कि हमसे पूछा क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ श्री कोटे for the year ended 31st March 2020, find out his taxable income। क्या पूछा है? टैक्सेबल इनकम पूछा है फ्रॉम द बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। बिजनेस से टैक्सेबल इनकम पूछा है, इसका मतलब सिर्फ बीएनपी की इनकम हमें निकालनी है। समझ गए? आगे देख लेते हैं, क्या उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के बारे में कुछ दे रखा है। इन कंप्लीटिंग द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कंसिडर, इनके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। कंप्यूट द बिजनेस इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे रखे हैं। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है इसका मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स अक्रूवल बेसिस पे फॉलो हुए हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स अक्रूवल बेसिस पे फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, केस बेसिस होगा तो सामने लिख के दिया हुआ रहेगा। ओके, चलिए अब देख लेते हैं आगे। हमसे पूछा है बीएनपी इनकम, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में हमें नहीं दे रखा, हमें पी&एल अकाउंट दे रखा है। तो आप बताइए कौन सा मेथड हमें लगाना चाहिए? क्या हमें इनडायरेक्ट मेथड लगाना चाहिए? यस, डेफिनेटली हमें इनडायरेक्ट मेथड लगाना चाहिए, क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। लिख देते हैं पहले,
कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम, computation of business income of Sri Kote for assessment year 2020-21. Okay? आप जानते हैं कि जब हम इनडायरेक्ट मेथड लगा रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? नेट प्रॉफिट एच पर P&L। तो सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट लिखेंगे, कितना है देख लेते हैं, 2,58,000, 2,58,000। क्या आप इसको सीधे आउटर कॉलम में लिख सकते हैं? यस, आप इसको सीधे आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही हेड की हमें इनकम निकालनी है। मल्टीपल हेड निकालने होते तो हम इनर कॉलम में लिखते हैं, और जबकि एक ही हेड की इनकम निकालनी है तो हम सीधे आउटर कॉलम में भी इसको लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? अब आपको क्या करना है मैं समझा देता हूँ। जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको इनडायरेक्ट मेथड लगाना है तो आपको क्या करना होगा, सुन लीजिए ध्यान से। आप ऐसा ना करें कि पहले आप एक पॉइंट पढ़ें, फिर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ें, फिर एक पॉइंट पढ़ें, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ें। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सबसे पहले एक्सपेंसेस साइड की तरफ चलना है। ठीक है, सुन लीजिए स्टेप। सबसे पहले आपको एक्सपेंसेस साइड की तरफ चलना है, और वहां पे जो भी पॉइंट आपको प्राइम फेशिया लगे कि ये तो डिस अलाउड है तो आप उसका एडजस्टमेंट कर दीजिए, और जिसमें ये लगे कि इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी तो उसको आप एक बार होल्ड कर लीजिए। ठीक है, कैसे? ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, बिजनेस का ही होता है, अलाउ है, हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी डिडक्टेड है। परचेज है, बिजनेस से रिलेटेड होती है, अलाउड है, कोई एडजस्टमेंट करने की हमें जरूरत नहीं है। सैलरी है, कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। लीगल एक्सपेंसेस बिजनेस के होते हैं, कोई रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, एक और पॉइंट, कई बच्चों के माइंड में एक सवाल आता है कि सर ये सैलरी किसको दी है क्या पता, सर ये लीगल एक्सपेंसेस किस बात के हैं क्या पता। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी P&L अकाउंट में, जब भी P&L अकाउंट में कोई खर्चा दे रखा हो और उसके बारे में कुछ ना लिखा हो तो वो खर्चा हम बिजनेस का ही मानेंगे। जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, रेंट, तो हम ये मानेंगे कि वो सारे बिजनेस से ही रिलेटेड हैं। जब तक ये ना लिखा हो ना रेंट फॉर हाउस प्रॉपर्टी, तब तक आप उसे पर्सनल खर्चा नहीं मानेंगे। अगर सिर्फ रेंट लिखा है तो ही आप तो आप उसको बिजनेस का ही रेंट मानेंगे। समझ गए? मतलब स्पेसिफिक क्लेरिफिकेशन हुआ तो ही आप उसे दूसरे हेड में लेके जाएंगे, अदरवाइज वो बिजनेस का ही खर्चा है। ठीक है, नेक्स्ट, बैड डेट बिजनेस का ही है, रेंट बिजनेस का ही है, इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस का ही है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? इसका मतलब अभी तक हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है जो या तो बिजनेस से रिलेटेड ना हो, या रेवेन्यू नेचर का ना हो, या फिर पर्सनल नेचर का हो। ठीक है, हमारे जो 4 पॉइंट्स है ना उनको हमें ध्यान रखना है। डेप्रिसिएशन, हाँ जी, डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट बेटा स्पेशल होता है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ सबसे आसान ट्रीटमेंट क्या, कि जैसे ही आपको डेप्रिसिएशन मिले P&L अकाउंट में, एक बार के लिए आप उसको ऐड कर दीजिए, एक बार के लिए आप उसको ऐड ऑन कर दीजिए। कितना है? 15,000 रुपये। हमने क्यों ऐड ऑन किया? क्योंकि बिजनेस में जो हम अकाउंट्स बनाते हैं उसमें डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका अलग होता है, और जो हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं उसमें डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका अलग होता है। तो P&L में जो डेप्रिसिएशन दे रखा होगा, जाहिर सी बात है वो एज पर बुक्स होगा ना, और हमें लेस कौन सा करना है? एज पर इनकम टैक्स। तो एक बार इसको ऐड ऑन कर दीजिए, बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम देखेंगे कि क्या हमें अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। अगर हाँ, तो हम डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स कम कर देंगे, और अगर नहीं तो इसी डेप्रिसिएशन को एज पर इनकम टैक्स मानते हुए हम लेस कर देंगे। समझ गए बात को? तो एक बार के लिए मैं इसको ऐड ऑन करूंगा। इनकम टैक्स पेड, ये ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा? क्योंकि इनकम टैक्स अलाउड नहीं होता है, इनकम टैक्स पर्सनल नेचर का खर्चा है। तो हटा दीजिए इसको 2,000 रुपये को यहाँ से। ओके, डन। आगे लिखा है आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी। अब देखो यहाँ पे भी आपको गौर करना चाहिए किस वर्ड के ऊपर?
आउटस्टैंडिंग वर्ड के। अगर सिर्फ कस्टम ड्यूटी लिखा होता इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स होता और हम उसको अलाउ कर देते, बट क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है तो आपके माइंड में एक प्रोविजन याद आना चाहिए आपको 43B याद है, जिसमें हमने ये कहा था कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ होते हैं, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ होते हैं, पेमेंट किया तो अलाउ है वरना नहीं है, सेक्शन 43B के अंदर। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब जाहिर सी बात है इसका पेमेंट नहीं हुआ है, तो आप इसे क्या कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे। कितना है, 25,000 रुपये। देन एडवर्टीजमेंट अलाउेबल है, लीगल एक्सपेंसेस अलाउेबल है, पहले भी आ गया था लीगल एक्सपेंसेस, दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, बोलो अलाउ है या डिसअलाउड है, डिसअलाउड होता है, अप्रूव नहीं है, अनरिकॉग्नाइज्ड है, इसलिए हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 5,000। जनरल एक्सपेंसेस अगर कुछ नहीं लिखा तो हम बिजनेस के ही मान रहे हैं, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस बिजनेस के ही मान रहे हैं। तो आप अगर देखेंगे कि अगर आप कंफ्यूज नहीं होते हो और आराम से चलते हैं तो सारे एक्सपेंसेस साइड को आप देख सकते हैं और उसमें जो भी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो आप कर सकते हैं इनिशियली। इज दैट क्लियर? मैं दोबारा बता देता हूँ, जो एक्सपेंसेस सीधे सीधे बिजनेस के लग रहे थे हमने कुछ नहीं किया, डेप्रिसिएशन को हमें एक बार ऐड करना ही है, आउटस्टैंडिंग हमें पता था 43B में अलाउ नहीं होता है इसलिए हमने उसको ऐड किया है, कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ ऐड हो जाएगा क्योंकि अलाउेबल नहीं है, आरपीएफ होता तो अलाउ हो जाता। जनरल एक्सपेंसेस बिजनेस के ही हैं, ट्रेवलिंग बिजनेस के ही हैं, ये मानते हुए हमने किसी भी खर्चे को अभी एडिशनली डिसअलाउड नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि इनमें से डिसअलाउड हो नहीं सकता, हो सकता है अगर पेमेंट किसी और को किया हो, रिलेटिव को किया हो, वो सारी बातें, पर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन से हमें पता चलेगी। ओके, तो इस तरीके से आपको एक्सपेंसेस साइड देख लेनी है। अब आ जाइए बिजनेस साइड के अंदर, अब आप आ जाइए बिजनेस साइड में क्या करना है वो देखिए। इनकम साइड में क्या एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, सेल्स बिजनेस से रिलेटेड है, यस, सेल्स बिजनेस से है, यस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस स्पेसिफिकली बिजनेस में आता है। गिफ्ट रिसीव, अब हमें नहीं पता गिफ्ट किससे मिला क्या मिला, तो हम बिजनेस इनकम इसको मानेंगे क्योंकि क्लाइंट से मिला होगा, ठीक है, कस्टमर से मिला है तो ठीक है, या फिर हो सकता है किसी एजेंसी का हमने कोई टारगेट पूरा किया हो वहां से हमें मिला हो, तो वो सब चीजें बिजनेस की ही है। क्लोजिंग स्टॉक बिजनेस का ही है, इसका मतलब ऐसी कोई इनकम नहीं है जो बिजनेस से रिलेटेड ना हो। तो आई थिंक P&L अकाउंट में अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, हमने सारा इसको कर लिया। अब बारी आती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो अकॉर्डिंग टू एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं है, उसके लिए एक एक इन्फॉर्मेशन हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड टू ब्रदर ऑफ श्री कोटे फॉर लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस इनकम टैक्स। दो बातें इसमें काम की है, पहला कि जो पेमेंट हुआ है वो भाई को हुआ है तो 40A2 लग जाएगा, ठीक है। और दूसरा एडवांस इनकम टैक्स के लिए लोन लिया गया था, इनकम टैक्स खुद अलाउड नहीं होता तो क्या उसके लिए लिया हुआ लोन अलाउ होगा, नहीं, उसके लिए लिया हुआ लोन ही अलाउ नहीं होगा। तो देख लीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, उसको डिसअलाउड कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन 2,500 रुपये, तो मैं पूरा ही डिसअलाउड कर देता हूँ 2,500 रुपये। क्यों? क्योंकि इसका पर्पज ही बिजनेस का नहीं है। डन, ये पहला पॉइंट हमारा हो गया। दूसरे पॉइंट पे आइए, क्या लिखा है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 15-16 असेसी क्लेम 45,000 एज ए बैड डेट। मतलब असेसी ने 16-17 में 15-16 में कहा था कि साहब मेरे 45,000 रुपये डूब गए हैं, आउट ऑफ विच 35,000 अलाउड। एओ ने कहा नहीं 35,000 ही डूबे हैं, इसका मतलब इनको डिडक्शन कितनी मिली होगी तब, 35,000 की। अब ये कह रहे हैं कि इनको 25,000 रुपये रिसीव हुए हैं, इनको उसमें से 25,000 रिसीव हो रखे हैं। तो पहले बेटा इनका 10,000 रुपये, ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10,000 रुपये इनके ऐसे थे जो इनको अलाउ नहीं हुए थे। तो जब इनको रिकवरी होगी तो क्या ये पहले इस 10,000 की भरपाई करेंगे, यस। तो 25,000 में से ये कहेंगे 10,000 तो वो है जो आपने हमें अलाउ नहीं किए थे और 15,000 वो है जो आपने हमें अलाउ किए थे। तो इसका मतलब 15,000 रुपए के बैड डेट्स है जो हमें रिकवर हो गए हैं।
बैड डेट्स रिकवर हो गए जो पहले अलाउ हुए थे और अब रिकवर हो गए। तो क्या ये हमारी डीम्ड इनकम है सेक्शन 41(1) में? यस। तो हम इसको ऐड कर देंगे 15,000 रुपए की डीम्ड इनकम, क्योंकि ये P&L में नहीं लिखी हुई है। ठीक है, ये इस साल टैक्सेबल होनी चाहिए थी पर P&L में नहीं लिखी है, इसलिए मैं इसको अब लिख रहा हूँ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो टाइम पे पेमेंट हुआ या बाद में हुआ, अनरिकॉग्नाइज था इसलिए हम ऑलरेडी उसको डिसअलाउ कर चुके हैं, तो कोई अलग से ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी। फोर्थ कह रहा है लीगल एक्सपेंसेस इंक्लूड 2000 पेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। लीगल खर्चों में 2000 का पेमेंट इनकम टैक्स के रिटर्न भरने के लिए किया गया है। आपको बताया हुआ है कि जो प्रोसीडिंग है डायरेक्ट टैक्स की और इनडायरेक्ट टैक्स की, वो दोनों अलाउड है। इनडायरेक्ट टैक्स पूरे अलाउड होते हैं, डायरेक्ट टैक्स अलाउड नहीं होते हैं, पर प्रोसीडिंग दोनों की अलाउ होती है, इसलिए ये पूरा अलाउेबल है, इसका कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। ये बड़े काम की चीज है, ध्यान से सुनिए। ऊपर हमें वापस जाना पड़ेगा स्टॉक की वैल्यू देखने के लिए। हमें जो स्टॉक दिया गया है वो अंडर वैल्यूड है, मतलब ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी दोनों ही स्टॉक अंडर वैल्यूड। दैट मीन्स ओपनिंग स्टॉक 1,20,000 रुपये लिखा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक जो है वो 1,20,000 रुपये लिखा हुआ है, और वो 1,20,000 रुपये 90% है। तो 100% कितना हुआ भाई? निकालो, निकाल के देखो कितना होता है। ठीक है, ये आ जाएगा 1,33,333। इतना ओपनिंग स्टॉक था वाकई में, पर हमने कितना लिया? 1,20,000। इसका मतलब हमने इतना खर्चा कम लिखा है, तो हम इसे क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, 13,333। समझ गए? हमें स्टॉक लिखना था 1,33,333, जबकि हमने लिखा 1,20,000। इसका मतलब हमने 13,333 का स्टॉक कम लिखा। तो अब लिख देते हैं, सेम एडजस्टमेंट हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक में, और वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का नेचर जो होता है वो क्रेडिट होता है। हमें लिखना चाहिए था कितना? 2 लाख लिखा हुआ है, जो कि 90% है, जबकि हमें लिखना चाहिए था 100%। तो करके देख लेते हैं कितना आता है। क्या रहा है? 2,22,222। इसका मतलब 22,222 रुपए हमें और लिखने चाहिए। ओके, समझ गए? इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन क्या है? अंडर वैल्यूएशन का मतलब सिंपल सा है कि आपने कम लिखा, और लिख दीजिए। ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट घटेगा, और क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इसलिए हमने इसको लेस और इसको ऐड कर दिया। ओके, बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मुझे बार बार रोटेट करना पड़ रहा है। आगे लिखा है गिफ्ट रिसीव्ड वाज गिवन बाय ए सप्लायर फॉर अचीविंग टारगेट सेल। तो ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी रखा है, तो नो एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं। आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी हैज पेड ऑन 31 दिसंबर 2020। तो ये हमने ऑलरेडी डिसअलाउड कर दिया है। अगर ये ड्यू डेट से पहले पेमेंट हो जाता तो हम इसको अलाउड कर देते हैं। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले अगर पेमेंट हो जाता तो हम इसे जरूर अलाउ कर देते हैं, पर इसका पेमेंट बाद में हुआ है इसलिए अलाउड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही कम्स टू नो दैट फॉर्मर एम्प्लॉय हैज इम्बेजल केस। इम्बेजल का मतलब होता है गबन कर लिया है 5,000 रुपए का 31 मार्च 19 को, विच वॉज नॉट अकाउंटेड फॉर। 5,000 रुपए का गबन हो गया पर उसको खातों में नहीं लिखा गया, उनको अकाउंट में नहीं लिखा गया। तो कोई बात नहीं, लॉस तो है, इस साल लिख दो। तो यहाँ पे मैं लेस कर देता हूँ, लेस इम्बेजलमेंट ऑफ 5,000। 5,000 रुपए का हमें लॉस हुआ है तो हम उसको लेस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 9, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 50,000 being cost of trip to Singapore by an employee for 10 days. एम्प्लॉई 10 दिन के लिए सिंगापुर गया है और उस पर 50,000 रुपए का खर्चा हुआ है। However, only 8 days of trip useful to the business and 2 days for holiday to employee. अब यहाँ पे देखो बहुत बच्चे गलती करते हैं,
10 दिन का टूर था, 50,000 रुपये था, 8 दिन बिजनेस के लिए थे और 2 दिन पर्सनल थे। तो बच्चे क्या करते हैं, 2 दिन का खर्चा डिसअलाउड कर देते हैं। तो वो ये भूल जाते हैं कि जो पर्सनल नेचर का खर्चा था बेटा, जो पर्सनल नेचर का खर्चा हमें देखना है वो तो मालिक का देखना है, और ये पर्सनल किसका था, एम्प्लॉय का पर्सनल था। अब एम्प्लॉय का पर्सनल हमारे लिए तो ऑफिशियल ही है ना। अगर मैं एम्प्लॉय को घूमने के लिए भेजता हूँ या उसको मैं इंटरटेनमेंट के लिए पैसे देता हूँ तो उसके लिए पर्सनल है, मेरे लिए तो ऑफिशियल ही है। समझ गए? तो ये अलाउेबल होगा, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। ठीक है, हमारे लिए पूरा ऑफिशियल है। 8 दिन का ऑफिस काम था, 2 दिन का स्टाफ वेलफेयर था, तो हमारे लिए पूरा ऑफिशियल है, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेंट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन एक्सटेंशन ऑफ शेड ऑफ रेंटेड बिल्डिंग। रेंटेड बिल्डिंग का जो सेट बना रहे हैं उसका 26,000 रुपये का खर्चा रेंट में इंक्लूड किया हुआ है। अब देखिए, क्या सेट बनाना कैपिटल नेचर का खर्चा है? यस, ये तो अलाउ नहीं होना चाहिए था, पर हमने तो ऊपर रेंट में कोई एडजस्टमेंट ही नहीं किया, क्योंकि हमने तो देखा बिजनेस का होगा, इसलिए आपको रेंट में से 26,000 को क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। तो रेंट कर रहा हूँ, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंसेस इसमें है 26,000 के, इसलिए मैं 26,000 को ऐड ऑन कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो ऐसे एक एक पॉइंट को करते हुए जाना है आपको, जल्दबाजी ना करें बिल्कुल भी। पहले पॉइंट के बाद सीधा 10 पॉइंट देखते हैं बच्चे कि वहां क्या दे रखा है ना, एक एक पॉइंट लेके चलो, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट पॉइंट देख लीजिए, ऊपर जो पेंडल में जनरल एक्सपेंसेस लिखे हुए थे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? तो वहां पे 1,12,00,000 रुपए सॉरी ऐसे हैं जो डोमेस्टिक सर्वेंट को दिए। बताइए, क्या डोमेस्टिक सर्वेंट का खर्चा अलाउ होता है? नहीं, ये अलाउ नहीं होता, क्योंकि डोमेस्टिक सर्वेंट एम्प्लॉय के लिए नहीं है, यहाँ पे खुद के लिए है, और जो पर्सनल हो जाएगा। ठीक है, और कॉम्पनसेशन टू ऑफ ₹2,000 पेड टू रिट्रेंचमेंट ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की छटनी करी और उसको निकाल दिया, उसको 2,000 रुपये दिए, ये तो अलाउड होता है। इसके लिए तो कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। ये 1,200 रुपये जरूर ऐड करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि हमारा पर्सनल खर्चा, हमारे लिए पर्सनल सर्वेंट अलाउेबल नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ, सैलरी टू डोमेस्टिक सर्वेंट 1,200, बस। एक बार देख लेते हैं कोई एडजस्टमेंट छूटा तो नहीं है, मैं जूम आउट कर देता हूँ। ओके, तो देखिए सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, हमने पूरा P&L देख लिया है, हमने सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख ली है 1 बाई 1, आराम से सारा काम हो चुका है। टोटल कर दीजिए, आपकी PNC इनकम आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, आई थिंक ये बड़ा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और हमारा हो गया अगर आप 1 बाई 1 चलेंगे तो टोटल इसका आ रहा है 3,38,000, 3,38,589। ठीक है, ये इसका टोटल आ रहा है। मैं दोबारा कह दूं आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा स्टेप बाइज एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, सुन लो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं हाईलाइट करके लिख देता हूँ। सबसे पहले आप एक्सपेंसेस साइड देखेंगे, प्राइमरी जो आपको खर्चे डिसअलाउड लग रहे हैं आप उनको डिसअलाउड कर दीजिए। सेकेंड पॉइंट पे आप इनकम साइड देखेंगे, जो इनकम बिजनेस की नहीं लग रही है उसे लेस कर दीजिए। तीसरे नंबर पे आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे 1 बाई 1, और उनका एडजस्टमेंट करते जाएंगे जो भी। और उससे पहले जो 3 पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो क्वेश्चन को पहचानने के लिए होते हैं कि उसमें क्या करना है और क्या। तो आज के लिए इतना ही बेटा, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, ताकि आपके दोस्तों की भी मदद हो जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।